सो हेलो फ्रेंड्स, अपनी मीटिंग आज की स्टार्ट करते हैं। सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। ये वीक में मैंने 3 वीडियो दिए थे, जिसमें 2 वीडियो रेजिस्टेंस पे थे और एक वीडियो कैपेसिटर पे था। सो आई होप आपने देखे होंगे और आपको डिटेल भी अच्छा सा नॉलेज डिटेल में मिला होगा। और उसके लिए अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। हम लोग ने जो 3 वीडियो दिए थे उसके बारे में। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप करके भी डाल सकते हैं यहीं पे। फ्री फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के चैटिंग में डालना है, क्योंकि अभी मेरा टेलीग्राम बंद रहेगा। गोविंद जी, आपका माइक बंद कीजिए। तो जो भी जिसका भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे चैटिंग में डाल सकता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी रजिस्टर के बारे में हम लोग ने बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर दी है, तो इसमें मैं ज्यादा अभी टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। सिर्फ हमें मेजर ध्यान देना है इसकी एप्लीकेशन के बारे में। जो 4 एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन मैंने बताई थी, स्पेशली पुल अप, पुल डाउन और वोल्टेज डिवाइडर। और ये 3 चीज और नॉर्मल चौथी एप्लीकेशन है कि नॉर्मल यूज टू रिड्यूस द करंट और टू बैलेंस द सर्किट एज पर रिक्वायरमेंट। और स्पेशली हम लोग कोडिंग पे ध्यान देंगे। 3 डिजिट कोड, 4 डिजिट कोड जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। और ये सॉलिड टाइप के रजिस्टर है जो हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ये ज्यादातर सिर्फ एसएमपीएस और अभी तो डेस्कटॉप में भी यूज नहीं होते हैं, पहले यूज होते थे। सो नाउअडेज वी डोंट यूज मच। सो इस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट इसका वैल्यू जो रहता है वो कलर कोडिंग से पहचाना जाता है। उतना सिर्फ नॉलेज के लिए आप लोग को ध्यान रखना है। ओके। सो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। बट कभी आ गया तो आप कलर कोड से पहचान सकते हैं। और मैंने जो 2 एप्लीकेशन आप लोग को बताया था, एक तो ये इलेक्ट्रोड्रॉइड। ओके, शायद ये सबको याद होगा। क्या आप एप्लीकेशन का स्क्रीन देख रहे हैं इलेक्ट्रोड्रॉइड का? एनीवन कैन आंसर अगर बराबर से दिख रहा है तो। यस सर, यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आप यस यस तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड्रॉइड ऐप के अंदर बहुत सी चीज दी हुई है जो हमारे काम की है जब आप नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। उसमें जो पहला ऑप्शन है वही रजिस्टर कोड है, कलर कोड। तो अगर आपको अगर ऐसा रजिस्टर मिलता है और आपको कोई रजिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप ये एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे प्रेजेंटेशन में अगर एक कोई रजिस्टर यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो उसका कोड है लाइक रेड, ब्लैक, ब्लैक एंड गोल्ड। तो फर्स्ट इज रेड, देन ब्लैक एंड टॉलरेंस। फोर्थ जो रहता है टॉलरेंस रहता है वो गोल्ड, दैट इज 5%। सो अगर हम लोग वो कलर कोड के हिसाब से जाते हैं ये पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए, जो शायद आपकी स्क्रीन पे होगा, जिसका कलर कोड है रेड, देन ब्लैक, देन अगेन ब्लैक एंड गोल्डन। फर्स्ट 3 डिजिट उसका वैल्यू रहता है और फोर्थ डिजिट टॉलरेंस रहता है। वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। टॉलरेंस मतलब उसका प्लस माइनस 5%। अगर यहाँ पे टॉलरेंस है तो प्लस माइनस 5% चल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो रेड, ब्लैक और ब्लैक,
इसका वैल्यू हम लोग को मिलता है 20 ओम्स। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे उसका वैल्यू दे देगा। सिर्फ हमें अपना कलर सिलेक्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वी हैव टू सिलेक्ट अवर कलर कोड एंड इट विल शो द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। अभी मैंने रेड सिलेक्ट किया है तो रेड के हिसाब से मिलेगा। अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड की जगह ऑरेंज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 30 ओम हो गया। येलो करता हूँ तो 40 ओम हो गया। अभी मैं ब्लैक की जगह अगर ब्राउन करता हूँ तो पीछे का डिजिट चेंज होता है, मतलब ये सेकंड डिजिट है। यहाँ पे अगर ब्राउन करता हूँ तो 410 ओम होता है। यहाँ पे अगर रेड सिलेक्ट करता हूँ थर्ड बैंड में तो 4.1 किलो ओम होता है। सो दिस वे हमारा जो भी कलर कोड रहेगा रजिस्टर के ऊपर, उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेजर फोकस रहेगा एसएमडी टाइप रजिस्टर पे, जो हमारे सर्किट में कॉमनली यूज होते हैं। उसमें बहुत सारे डिफरेंट साइजेस रहते हैं, बट जो स्टैंडर्ड यूज रजिस्टर है एसएमडी टाइप, उसका अगर हम लोग साइज देखेंगे तो 0201, 0402, 0604, 0803 एंड 1206, इतने टाइप के रजिस्टर्स, साइज के रजिस्टर यूज होते हैं। उसमें ये रजिस्टर्स बहुत छोटे रहते हैं तो उस पर जनरली मार्किंग नहीं होता है। इसलिए हम लोग ने जब वीडियो देखा था, वीडियो में मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, मार्क रजिस्टर्स जिसपे मार्किंग रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हर एक रजिस्टर पे मार्किंग है और उसका वैल्यू भी बताया गया। ये रजिस्टर के ऊपर मार्क नंबर मार्क किया हुआ है। ओके, और दूसरे रहते हैं अनमार्क। तो मार्क रजिस्टर को चेक करना, मतलब उसकी वैल्यू ढूंढना बहुत आसान है। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप रजिस्टर का कोड डाल के उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम लोग दोनों पैरेलल में चला सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन के अंदर हम लोग वैल्यू डाल के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रजिस्टर का वैल्यू है 1001 यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन में, तो आप देखेंगे तो उसका वैल्यू आता है 1 किलो ओम। ओके, अगर यही चीज 1002 अगर होता तो 10 किलो ओम्स हो जाता है। ठीक है, अगर 1003 रहेगा तो 100 किलो ओम्स हो जाएगा। तो पहला 3 डिजिट जो है हमारा वैल्यू रहता है, थर्ड फोर्थ डिजिट मल्टीप्लायर रहता है। वैसे ही अगर दूसरा वैल्यू हम लोग देखेंगे 2201, उसको अगर कैलकुलेट बटन पे देंगे तो इट वैल्यू कम्स टू 2.2 किलो ओम। ओके, वैसे ही उसके बाद जो रजिस्टर है उसका वैल्यू चेक करेंगे 3321, तो उसका वैल्यू आता है 3.32 किलो ओम्स। सो हमें याद रखना है एसएमडी रजिस्टर्स के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है या वेबसाइट भी है, आप वहां पे जाके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, वो आपको याद रखना है। और टॉलरेंस का वैल्यू यहाँ पे जनरली 1% से 5% रहता है एसएमडी टाइप रजिस्टर में, ताकि सर्किट में एफिशिएंटली यूज किए जा सके। यहाँ पे दूसरे भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे मतलब हमारे एसएमडी रजिस्टर में 3 टाइप के नंबरिंग सिस्टम होते हैं, 3 डिजिट, 4 डिजिट और EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन स्टैंडर्ड EIA 96। ओके, EIA 96 एकदम हाई प्रिसीजन रजिस्टर्स रहता है, तो वो जहाँ पे भी यूज होता है एकदम शार्प और प्रिसीजन रिजल्ट के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 3 डिजिट का जो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू है, मतलब उसका जो कोड दिया हुआ है 3 डिजिट वाला, फर्स्ट ये 2 रजिस्टर है, उसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू एंटर करके देखेंगे और हमें क्या मिलता है वो चेक करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 223 देते हैं, तो आप देख सकते हैं पहला जो रजिस्टर है उसका वैल्यू 22 किलो ओम है।
वैसे ही अगर उसके बाद का 3 डिजिट का रजिस्टर जो दिया है उसका वैल्यू है 4R7, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं हमें 4.7 ohms मिल रहा है। तो ये हमें याद रखना है कि 3 डिजिट और 4 डिजिट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। यहाँ पे दूसरा 4 डिजिट में दिया है 8202, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो 82 किलो ओम्स। यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिया हुआ है, फिर भी आप सेम वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के या एसएमडी रजिस्टर कोड कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग वही चीज EIA वाले में कैलकुलेट करते हैं, लाइक EIA 96 में फर्स्ट नंबर का जो रजिस्टर है यहाँ पे वो है 01A, तो हम लोग अगर उसका वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 01A और कैलकुलेट करेंगे तो 100 ohms और 1% टॉलरेंस, मतलब आप समझ सकते हैं कि 100 ओम 1% टॉलरेंस मतलब अगर इसकी जगह 100 ohms की जगह आप 99 ohms लगाएंगे या 101 ohms लगाएंगे तब तक चल जाएगा। बट अगर 98 ohms या 102 ohms लगाया तो नहीं चलेगा, बिकॉज उसका टॉलरेंस जो है वो 1% है। सो इट कैन ओनली टॉलरेट द वैल्यूज अप टू 1% और 1 ओम। तो 100 ohms का 1% यानी 1 ओम होता है, तो प्लस माइनस 1% वो अलाउ कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर दूसरा कोई रजिस्टर हम लोग देखेंगे 62D, 62D का वैल्यू अगर क्या है वो चेक करना है तो ये 432 के किलो ओम है। ये 62D यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये वाला है। तो उसका अगर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं रजिस्टर कोड कैलकुलेटर में, एसएमडी रजिस्टर कोड कैलकुलेटर में, तो 432 किलो ओम्स आता है। ओके, तो हमें ये हैंडी रखना है। पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रोड्रॉइड वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, और आपका कोई भी क्वेरी या वैल्यू का क्वेरी रहेगा तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप अनमार्क रजिस्टर की बात करेंगे तो अनमार्क रजिस्टर को सिर्फ वैल्यू मेजर करके ही कैलकुलेट किया जा सकता है, या तो स्कीमेटिक में देख के ही हम लोग वैल्यू कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज उस पे कोई मार्किंग नहीं रहता है। और छोटी साइज वाले जो रजिस्टर आते हैं, आई थिंक इसका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। वन सेकंड मैं ही कर देता हूँ। गोविंद जी आपका माइक ऑन हो गया, ठीक है मैं बंद कर देता हूँ। प्लीज एवरीबॉडी कीप योर माइक ऑन म्यूट मोड सो दैट दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो स्पेशली छोटी साइज वाले रजिस्टर आते हैं 0201 या 0402, ये साइज के रजिस्टर इतने छोटे रहते हैं कि उसपे मार्किंग का जगह नहीं रहता है, और ये रजिस्टर ज्यादातर यूज होते हैं सर्किट्स में, तो वो अनमार्क रहते हैं। तो अनमार्क है तो उसका वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करना है तो स्कीमेटिक या तो डायरेक्ट रजिस्टर का वैल्यू सर्किट के अंदर या सर्किट के बाहर मेजर करके कंफर्म कर सकते हैं। और ये नेटवर्क रजिस्टर के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पे सेम वैल्यू के रजिस्टर एक साथ स्टैक किए होते हैं। स्टैक मतलब एक साथ जोड़ दिए होते हैं, इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग पैक रजिस्टर या तो नेटवर्क रजिस्टर भी बोलते हैं। सो ये बहुत सी जगह हमें देखने मिलेंगे, स्पेशली एलसीडी या एलवीडीएस की सर्किट्स में या वीजीए की सर्किट में, कीबोर्ड के आसपास। ये बहुत कॉमन है, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है इनपुट आउटपुट का, वहाँ पे ये ज्यादातर यूज होते हैं। सो ये हमें याद रखना है, और उसकी वैल्यू या तो उसके ऊपर नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 103 दिया हुआ है, अगर हम लोग उसको टाइप करेंगे यहाँ पे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क रजिस्टर का वैल्यू क्या है। सो इट इज 10 किलो ओम नेटवर्क रजिस्टर। तो ये वाला जो पर्टिकुलर रजिस्टर दिखाया गया है वो ईच रजिस्टर इज 10 किलो ओम, और यहाँ पे 10 उसके लेग्स दिए हैं। तो अगर 10 लेग्स दिए हैं तो देयर आर पैक ऑफ 5 रजिस्टर इन इट, और वो इंटरकनेक्टेड नहीं रहता है, वो इंडिविजुअल रजिस्टर ही है पैक के अंदर, सिर्फ एक साथ स्टैक किए हैं। तो अगर हम लोग ऐसा काउंट करेंगे पिन 6 7 8
9 10। तो पिन नंबर 1 10 से जुड़ा होगा, पिन नंबर 2 9 से, पिन नंबर 3 8 से, पिन नंबर 4 7 से और पिन नंबर 5 6 से। और उसके अंदर 10 किलो ओम्स के 5 रजिस्टर साथ में रहेंगे। इसी में एक दूसरा टाइप आता है जो मैंने बताया था, जहाँ पे आपको 3 रजिस्टर साथ में रहते हैं जिसकी फुल वैल्यू रहती है। तो ये 3 रजिस्टर की फुल वैल्यू मिलेगी आपको अंदर से, मतलब बीच में जो 3 है वो, और फर्स्ट और लास्ट की हाफ वैल्यू मिलेगी। सपोज ये 10 के है अगर बड़ा फुल रजिस्टर, तो जो कॉर्नर पे 2 रजिस्टर है वो 5 के होंगे। ओके, ये पर्टिकुलर डिजाइन उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस को ध्यान में रख के बनाया होता है। सिर्फ हमें याद रखना है कि अगर ऐसा 2 वैल्यू अलग एक ही नेटवर्क रजिस्टर में मिलता है तो हमें समझ जाना है कि ये दूसरी टाइप का नेटवर्क रजिस्टर है, ये वाला। ओके, अगर ये वाला होता तो हमें हर एक अक्रॉस पिन पे सेम वैल्यू मिलता। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4.7 के है तो हर एक रजिस्टर 4.7 के ही होता। यहाँ पे अगर ये वैल्यू 10 के है तो ये तीनों 10 के रहेंगे, बट ये दोनों 5 के और 5 के रहेंगे। तो ये हमें याद रखना है। अगर किसी का कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकता है। और यहाँ पे मैंने क्विज भी दिया था, किसी ने होमवर्क किया नहीं है एक्सेप्ट पवन कुमार जी ने। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट सीखना आप लोगों को है तो आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए। बिकॉज कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है, मैं किसी का उंगली पकड़ के नहीं सिखाऊंगा। मैंने आपको वीडियो दे दिया है, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया है, तो आपको खुद ही उसका सोल्यूशन करना है और आंसर देके अपना काम जो दिया है वो कंप्लीट करना है। ओके, हाँ बोलिए पप्पू जी, पवन कुमार जी। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए, वो क्या बोलते हैं? आपके पास कैपेसिटर का क्लास में आप वीडियो में आप बताया हाँ, जो कि वो दोनों साइड अगर 0 0 आता है तो लीकेज है, और नहीं, वो एक देखते आगे आ रहा हूँ ना उसपे, तभी पूछ लीजिए। अभी रजिस्टर का पार्ट चालू है, जरा उसको खत्म होने दीजिए। ओके सर, ओके ओके। हाँ, तो सिर्फ पवन कुमार जी ने अपना होमवर्क किया, बाकी किसी ने नहीं किया। बट जो करते हैं उसके लिए मुझे खुशी है कि एटलीस्ट वो अपना काम सीरियसली ले रहे हैं। और आप भी अगर अपने सीखने में सीरियस, फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से चले। अगर आप वो हिसाब से चलोगे तो शायद आगे जाके मैं लॉन्ग टर्म में आपको न भी रखूं ग्रुप में। अगर आप अपना काम करोगे बराबर तो आप ग्रुप में कंटिन्यू रहोगे। चॉइस आपका है, मैं किसी को प्रेशर नहीं करना चाहता, बट यू शुड बी सिंसियर फॉर व्हाट इट्स गिवन। सर एक ओके, तो क्वेश्चन आई और होप पूछ नेक्स्ट सकता टाइम। हूँ? हाँ, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ सर, पवन। हाँ बोलिए, क्या बोल रहा है? सर रजिस्टर शॉर्ट होता है तो पता चलता है, पकड़ लीजिए ग्राउंड से थोड़ा थोड़ा जोर से बोलिए ना पवन जी, आवाज दोनों नहीं आ रही। साइड। 1 मिनट सर, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, बोल रहा था सर, अगर कैपेसिटर शॉर्ट हाँ, है, ग्राउंड से अगर लगाता हूँ तो दोनों टाइप पे, दोनों साइड पे अगर बीप आया तो शॉर्ट है। हाँ बराबर। हाँ, अब रजिस्टर आपका लीकी है, मतलब कभी रजिस्टर कभी आप जनरली लीकी नहीं होता है कभी भी। रजिस्टर या तो ओपन होता है या तो हाई वैल्यू हो जाता है, लीकी अच्छा नहीं होता है अगर, कभी भी, बिकॉज ओके उसमें सर, लीकेज होने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए ओपन अगर हो गया तो? ओपन हो गया तो दोनों साइड पे हाई इम्पीडेंस, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिलेगा ना आपके मतलब मल्टीमीटर 0 में, कोई या 1 मूवमेंट ही नहीं मिलेगा? होगा। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई कोई मीटर में 1 दिखाएगा मतलब हाई वैल्यू, बट जनरली नए मीटर्स में कोई वैल्यू नहीं आता है। पुराने टाइप के मीटर अच्छा में 1 दिखाएगा मतलब इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, हाँ ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, तो यहाँ पे रजिस्टर
चेक करने का मेथड आप लोग को बताया था मैंने, ये मैंने खुद मेरे अपने मल्टीमीटर पे और एक बोर्ड को लेके किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रजिस्टर को चेक किया है, जो मैंने पहले जूम करके भी बताया था, 2R2 करके है। 2R2 का मतलब होता है 2.2 ओम्स। तो इसको हमारा जो ZT102 मल्टीमीटर है उसमें मैंने दिखाया है, ओम्स रेंज में उसको रखा था, ओम्स रेंज में रखा था। और अगर वो ओम्स रेंज में है तो यहाँ पे भी ओम बताएगा, अगर डायोड रेंज में है तो डायोड बताएगा, कैपेसिटर रेंज में है तो कैपेसिटर बताएगा, और बीप मोड में है तो बीप बताएगा। तो यहाँ पे ओम्स मोड में था। और ये सिलेक्शन के बाद फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो अगर आपका रजिस्टर सही है तो वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू दिखा देगा, बिकॉज ये ट्रू आरएमएस मल्टीमीटर है। ओके, सो ट्रू आरएमएस में आपको रिजल्ट एकदम एक्यूरेट मिलता है। सो इसीलिए मैं ये मीटर प्रीफर करता हूँ, और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। वैसे ही आप अपने बोर्ड पे वैल्यू अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। अगर ये तो मार्क रजिस्टर था, बहुत सारे रजिस्टर अनमार्क रहते हैं, तो आप स्केमेटिक से क्रॉस चेक करके उसको मार्क कर सकते हैं। और दूसरा, जो जो भी रजिस्टर रहता है जनरली उसको आर से या पी आर से स्केमेटिक के अंदर लिखा जाता है। देखिए आप ये बोर्ड में पी आर लिखा है, तो जनरली आर मतलब नॉर्मल, एज अ नॉर्मल रजिस्टर यूज हो रहा है, और अगर पी आर है तो एज अ पावर रजिस्टर यूज हो रहा है, जहाँ पे शायद थोड़ा हाई करंट या हाई वैल्यू का वोल्टेज आसपास में हो सकता है। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि हमारा जो भी रहेगा सीखने का जो अप्रोच रहेगा वो स्केमेटिक और लैपटॉप बोर्ड के हिसाब से ही रहेगा, तो हमें वो दिमाग में रख के चलना है। ओके, और मेरे ख्याल से सिर्फ पवन कुमार ने ही ये होमवर्क कंप्लीट किया था, तो मुझे अच्छा लगा बहुत, उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। और आप अपने हिसाब से अपने बोर्ड पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस रखिए। तो यहाँ पे जो मैंने होमवर्क दिया था उसको हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। किसका माइक चालू है, आप बंद करिए प्लीज। हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यू के रजिस्टर अलग अलग दिए हुए हैं। एक तो है 391, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो 390 ओम्स आता है। फिर सेकंड है 270, तो उसका 27 ओम्स आएगा। और तीसरा है 30R9, 30R9 4 डिजिट का है, तो ये 30.9 ओम वैल्यू का रजिस्टर है। ओके, तो आप ये एप्लीकेशन को यूज करके कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना भी टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना चाहे लीजिए, और बट काम को आसान बनाइए, यही मेरा फंडा है। तो ये सबको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर वाला पोर्शन था, 8 नंबर वीडियो था, उसका एक्सप्लेनेशन में खत्म करता हूँ। अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, देन आई विल गो टू द यूजेस ऑफ रजिस्टर डायरेक्टली। हेलो एनी सर। क्वेश्चन? हाँ बोलिए, बोलो नितिन। मेरे बोर्ड पे मैंने 1R0 का चेक किया था, हाँ तो वहाँ मुझे 0 ही आ रहा था, रीडिंग नहीं आ रहा था कुछ। हाँ, जनरली 1 ओम आना चाहिए, बट अगर आपका मीटर ट्रू आरएमएस नहीं है या एकदम हाई प्रिसीजन मीटर नहीं है ना, तो जनरली वो नहीं आएगा। हाँ। वो 1 ओम 0 ओम सेम है, ठीक है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। बट अगर आपका मीटर 2-3 बार चेक डिजिटल है, किया, 0 ही आ रहा था मुझे। हाँ वही बोल रहा हूँ, तो आपका मीटर के नहीं, ऊपर डिजिटल नहीं डिपेंड है है। सर। हाँ। हाँ बस, तो इसलिए उसमें समझ ओके में सर। नहीं आएगा। अगर एनालॉग मीटर है ना तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी लो वैल्यू। हाँ हाँ 0 और 1 के बीच में वो बाइफरगेट नहीं कर सकेगा, शायद वो 1 बताता भी रहेगा, बट हम लोग जज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो हाँ। ज्यादा मूव नहीं करेगा, उसका जो काटा रहता है वो। ओके, तो आप डिजिटल मीटर यूज करो, ओके दैट सर। इज द बेस्ट थिंग। भले आप 200-300 वाला यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डिजिटल में क्या है, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग चेक कर रहे हो वैल्यू बराबर हाँ। है या नहीं, राइट? ओके सर। ओके, गुड थैंक यू सर। गुड। वैसे ही क्वेश्चन आने चाहिए सबके, अगर किसी के भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रहेंगे तो दूसरों को भी आइडिया मिलेगा कि हमें क्या दिक्कत हो सकती है।
और हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे पोर्शन पे, यूजेस ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे मैंने देखिए बहुत सारे अनमार्क रजिस्टर बताए थे फोटो में, अगर आपने देखे होंगे तो ये सब अनमार्क रजिस्टर है जिसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखा है। ओके, सो ये रजिस्टर अनमार्क है, इसलिए हमको अगर इसे चेक करना है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा मीटर को यूज करना है और स्कीमेटिक से क्रॉस चेक करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका लोकेशन नंबर हर एक रजिस्टर का दिया हुआ है। अगर आपके पास स्कीमेटिक है, जनरली बहुत सारे बोर्डों का स्कीमेटिक होता ही है, तो ये देखो यहाँ पे उसका लोकेशन दिया है R284, और अगर ये बोर्ड नंबर आपको पता है और आप R284 देंगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये बोर्ड मेरे पास है और मुझे पता है ये बोर्ड का DA0B करके बोर्ड है। इसका अगर हम लोग स्कीमेटिक निकालते हैं तो, और उसमें अगर R284 वैल्यू डालते हैं, सबको स्क्रीन दिख रहा है PDF का? यस सर। ओके, अब अगर ये सेम बोर्ड है जिसका मैंने फोटो लिया है, अगर उसको मैं R284 देता हूँ तो अगर आप देखेंगे कि अगर वो R284 का क्या वैल्यू है, तो ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है। ठीक है, ये 10 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है। सिर्फ फोटो में देख के अपने को कोई जजमेंट नहीं आएगा, बट अगर आप उसको साथ में स्कीमेटिक में चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर रजिस्टर R284, तो उसका वैल्यू 10 किलो ओम्स है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये 10 किलो ओम का है, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब इसको हम लोग मल्टीमीटर से मेजर करेंगे और स्कीमेटिक से क्रॉस कंपेयर करेंगे, तभी जाके वो कंफर्म होगा कि भाई ये सेम रजिस्टर है। ओके, वैसे ही बहुत सारे दूसरे रजिस्टर भी दिखाए हुए हैं मैंने फोटो में, अगर आप देखेंगे तो ये सब अनमार्क रजिस्टर है और हर एक का लोकेशन कहीं ना कहीं दिया हुआ है। आपको लोकेशन से ही उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रजिस्टर R285 है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर दिया है PR110, PR दिया है मतलब पावर रजिस्टर 110। तो उसका अगर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक सेकंड, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ रखिए माइक। अगर हम लोग PR110 यहाँ पे सर्किट में ढूंढते हैं तो आप देखेंगे तो इसको हमारा 19 वोल्ट सेक्शन में यूज किया गया है। ओके, PR110 को यहाँ पे देखिए ये वाला है और वो 0 ओम का रजिस्टर है। बट सो ये एक्चुअली रजिस्टर को हम लोग एज ए फ्यूज भी बोल सकते हैं। 0 का रजिस्टर है, देखिए 0 ओम लिखा हुआ है, और 4 का मतलब होता है 0402 का साइज है उसका। ओके, और 0 का मतलब होता है 0 ओम का रजिस्टर है। सो इसको हम लोग एज ए फ्यूज रजिस्टर भी बोल सकते हैं या एज ए ट्रैक भी बोल सकते हैं और 0 ओम भी बोल सकते हैं। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर समझो सर्किट में कोई रीजन से वोल्टेज या करंट बढ़ जाता है तो ये रजिस्टर खुद ओपन हो जाएगा और ये आईसी या तो सर्किट को सेव कर देगा। इसीलिए ऐसे रजिस्टर बहुत सारे यूज होते हैं। और ये PR लिखा है मतलब हमको समझ जाना है कि पावर रजिस्टर है। सो पावर रजिस्टर के हिसाब से उसको यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको आइडिया आ गया होगा कैसे रजिस्टर को सर्किट में भी देखना है, बोर्ड पे भी देखना है, और उसको उसका वैल्यू स्कीमेटिक से ढूंढना है। स्कीमेटिक के बारे में हम लोग आगे बहुत कुछ समझेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आगे जो ट्रेनिंग होगा ज्यादातर स्कीमेटिक के ऊपर ही होगा एडवांस में। तो ये चीज अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक स्कीमेटिक का ही मैंने एग्जांपल लिया है कि जनरल रजिस्टर कैसे यूज होता है स्कीमेटिक के अंदर।
तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टर्स को बहुत सारे जगह पे यूज किया गया है, मॉसफेट के ड्राइवर के जगह पे भी यूज किया गया है, तो डायोड के साथ यूज किया गया है, मॉसफेट के लिए यूज किया गया है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप-एम्प के आगे ये ऑप-एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो आगे जाके वो भी आएगा हमारे स्टडी में, बेसिक्स में ही क्लियर कवर हो जाएगा। हर एक डिवाइस का अपना इम्पोर्टेंस रहता है, तो सर्किट में इस तरह यूज किया जाता है। कोई भी आप सर्किट खोल लो, कोई भी स्केमेटिक खोल लो, you will see lot of resistors used everywhere. Resistor is the most important passive component. जब हम लोग एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट बोलते हैं तो आपको समझना है कि एक्टिव कंपोनेंट वो होता है जो जिसके पास खुद का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, और पैसिव कंपोनेंट वो होता है जिसको हम लोग यूज करके दूसरी सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। पैसिव मतलब आइडियल रहता है, पर जब वो यूज होता है तब वो उसका फंक्शन पिक्चर में आता है। और अभी यूजेस में देखेंगे तो रेजिस्टर इन सीरीज, रेजिस्टर इन पैरेलल, पुल अप पुल डाउन, वोल्टेज डिवाइडर, ये कॉमन यूजेस है। और नॉर्मल एज ए नॉर्मल रेजिस्टर, ये उसके कॉमन यूजेस है। रेजिस्टर इन सीरीज का मतलब होता है कि अगर एक साथ सब रेजिस्टर को सर्किट में कंटिन्यूअसली जोड़ा गया है और बीच में से उसका कुछ न कुछ यहाँ से कहीं और जा रहा है, यहाँ और जा रहा है, यहाँ से कहीं और जा रहा है, यहाँ से कहीं और जा रहा है, बट ये दो पॉइंट के बीच में दे आर इन सीरीज। तो ये जो भी वैल्यू होगा, सपोज ये 1 किलो ओम, 5 किलो ओम एंड 9 किलो ओम है, तो इसका ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो ऐड हो जाएगा, टोटल 15 किलो ओम हो जाएगा। हर एक रजिस्टर का इंडिविजुअल वैल्यू है, बट वो सीरीज में, इसलिए टोटल ओवरऑल इफेक्टिव वैल्यू ये लोकेशन से ये लोकेशन के बीच में 15 किलो ओम हो जाएगा। और रेजिस्टर जब सीरीज में रहता है तब उसके अंदर करंट जो रहता है वो सेम रहता है हर एक पॉइंट पे, देयर इज नो चेंजेस इन करंट विल रिमेन सेम। सपोज ये 5 एम्पियर है तो ये सब जगह 5 एम्पियर रहेगा, बट हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिफरेंट ड्रॉप होगा, उसके रेजिस्टर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर वैल्यू रेजिस्टर की हाई है तो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर वोल्टेज रेजिस्टर की वैल्यू लो है तो कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा है, 5 किलो ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 9 किलो ओम की जगह पे 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो ओवरऑल 15 वोल्ट दिया है, बट यहाँ पे 1 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है मतलब कम हो रहा है, फिर यहाँ पे 5 वोल्ट कम हो रहा है, फिर यहाँ पे 9 वोल्ट कम हो रहा है। तो आगे जो बैलेंस जो बचेगा वही आगे जाएगा। ओके, सो मैंने बताया था कि सर्किट में करंट या वोल्टेज रिडक्शन के लिए भी रेजिस्टर को यूज किया जाता है, दैट इज वन ऑफ द यूज ऑफ रेजिस्टर। उसके बाद रेजिस्टर इन पैरेलल हम लोग अगर देखेंगे तो रेजिस्टर जब पैरेलल में होता है तो इसका इफेक्टिव वैल्यू जो है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज वो पैरेलल में है। उसका जो वोल्टेज रहेगा तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस, ये 3 रेजिस्टर हमने लगाए हुए हैं और एक दूसरे से पैरेलली जुड़े हैं, ये पैरेलल में कनेक्शन है तीनों का। अगर पैरेलल में वो जुड़े हुए हैं तो उसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो लो हो जाएगा, बिकॉज अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए 1/R से आ जाता है। तो कोई भी चीज अगर रेसिप्रोकल में मतलब 1 के नीचे आ जाता है डिवीजन में तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल कैलकुलेट करके भी मैंने बताया है कि ये तीनों रजिस्टर का इंडिविजुअल वैल्यू है, इसका 1K है, इसका 5K है और इसका 9K है। बट जब हम लोग ये पॉइंट से ये पॉइंट पे मेजर करते हैं कि रेजिस्टेंस ओम कितना आता है, तो इट कम्स टू ओनली 0.76 ओम्स। ओके, सॉरी 76.2 ओम्स जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया है, या तो 0.76 किलो ओम्स, ओके, या तो 76.2 नॉर्मल ओम्स। तो यहाँ पे अगर इफेक्टिव वैल्यू ज्यादा 9K है और लोएस्ट 1K है, फिर भी इफेक्टिव वैल्यू आप देखेंगे तो 76 ओम्स ही आता है। और जब पैरेलल में रजिस्टर रहता है तो करंट जो है वो चेंज हो जाता है। ये कंडीशन में करंट चेंज होता है बट वोल्टेज सेम रहता है। अगर 12 वोल्ट दिया है तो ये 12 वोल्ट ही रहेगा, बट करंट इंडिविजुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है V = IR और मेरे को I कैलकुलेट करना है तो V/R। तो अगर ये 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है, इसके अक्रॉस मुझे चेक करना है
तो 12 वोल्ट यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट दिया हुआ है और 1 किलो ओम रेजिस्टर, तो अप्रोक्सीमेटली 0.012 एम्पियर यानी कि 10 मिलियन जैसा हमें करंट मिलेगा यहाँ पे। सो इसीलिए मैंने बताया था ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 2 वैल्यू दिया है तो तीसरा वैल्यू खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कॉमन हो गया सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद आता है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है बीच में। आप मुझे जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ उसके पहले आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो वीडियो में क्लियर समझा दिया गया है, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। जनरली पुल अप रजिस्टर, पुल अप मतलब हम लोग क्यों यूज करते हैं कि आपने अगर देखा होगा तो हमारे लैपटॉप में आईओ यूज होता है, जिसको हम लोग आईओ कंट्रोलर या सुपर आईओ कंट्रोलर या तो केबीसी कंट्रोलर वगैरह नाम से बुलाते हैं। ओके, या तो उसका कॉमन नाम है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर मतलब एमसीयू, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, और ये हर एक डेस्कटॉप या लैपटॉप बोर्ड में रहता ही है। इसके बिना कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो जब अगर आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर देखेंगे तो वो बहुत सारी पिनों से बना होता है। 32 पिन से लेके 256 पिन तक का माइक्रो कंट्रोलर आता है, बट जनरली आप देखेंगे तो 128 पिन का माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में रहता है हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो बहुत सारी पिन्स रहती है और हर एक टाइम पे हर एक पिन यूज नहीं होती है, उसके सेक्शंस रहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, वो सेक्शन में डिवाइडेड है वो, क्योंकि वो बहुत सारा चीज को कंट्रोल करता है एट ए टाइम। तो हर एक टाइम पे हर एक सेक्शन यूज नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन यूज हो रहा होता है तो बाकी सेक्शन ऑफ रहता है। तो जो सेक्शन यूज होता है या नहीं होता है लेकिन उसकी पिन्स ऑलवेज कनेक्टेड रहती है सर्किट में, तो उसका एक स्टेट रहता है, या तो वो हाई रहेगा या तो वो पिन लो रहेगा, ये पर्टिकुलर पिन का बात कर रहा हूं मैं, या तो इनडेफिनेट रहेगा। इनडेफिनेट मतलब ना हाई है ना लो है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो कभी कभी सर्किट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, बिकॉज इसकी वजह से आगे की सर्किट को पता नहीं चलेगा इसका ये पिन का स्टेटस क्या है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए हम पुल अप या तो पुल डाउन रजिस्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन के लिए और पर्टिकुलर पिन के लिए हमने पुल अप रजिस्टर यूज किया है। जो माइक्रो कंट्रोलर का सप्लाई रहता है वीसीसी, 3.3 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 1.5 वोल्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट किया रहता है जो अपना नॉर्मल एसएमडी रजिस्टर रहता है। जनरली इसका वैल्यू 4K से 10K की रेंज में रहता है, 4K to 10K, और उसको ये पिन से जोड़ दिया जाता है ताकि ये पिन जो है उसका अपना हाई स्टेटस बना के रखेगी। और जब उसको यूज होना होगा या वो सेक्शन की पिन जब यूज होगी तो वो लो होगी, तो सामने वाली सर्किट को पता चल जाएगा कि भाई इसको लो किया गया है, मतलब इसका यूज हुआ है। सो ये स्विच वो कंडीशन का रिप्रेजेंटेशन है। स्विच मतलब स्विच नहीं यूज करना है, ये कंडीशन है। मतलब या तो ये पिन लो होगी जब स्विच ऑन होगा तभी, या तो ये हाई कंडीशन पे रहेगी क्योंकि इसको पुल अप कर दिया है। अप मतलब हाई, तो जो वीसीसी का वोल्टेज है वही वोल्टेज ये पिन पे मिलेगा। अगर 3.3 वोल्ट है तो 3.3 वोल्ट ही मिलेगा। ओनली जब ये पिन यूज होगी तभी वो लो होगा, ये लो होगा तब ये यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाएगा। तभी माना जाएगा कि ये पिन को हम लोग यूज कर रहे हैं या एमसीयू यूज कर रही है या तो आगे की कोई सर्किट यूज कर रही है। ओके, सो इसे पुल अप कंडीशन बोलते हैं। सिमिलरली पुल डाउन कंडीशन भी रहता है। पुल डाउन उसका रिवर्स है पुल अप का। यहाँ पे हमें ग्राउंड से कनेक्ट करके रखना है। ओके, जब वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट जनरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लो वोल्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट ये जंक्शन पे। बट जब ये वीसीसी से कनेक्ट होगा तो बीच में ये रजिस्टर है तो ये ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू लो पे रहेगा, एक्टिव लो जैसे बोलते हैं। और जब ये स्विच मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा या कोई सर्किट का डिमांड होगा तब ये पिन कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सिग्नल अप हो जाएगा और इसको हाई कर देगा।
ये पिन की वैल्यू हाई हो जाएगी और एमसीयू को पता चल जाएगी कि इसको पुल हाई किया गया है। सो वो उसके हिसाब से उसका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सो ये पुल डाउन कंडीशन है जहाँ पे पिन को ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। दोनों कंडीशन में या तो पुल अप हो या तो पुल डाउन हो, उसका रिक्वायरमेंट क्यों है कि हमें वो जो पिन का यूज है, समझो यहाँ पे मैंने दिखाया, ये एग्जांपल है स्कीमेटिक का। यहाँ पे 7 IO जो यूज किया गया है नुवोटॉन का NPC 781L करके यूज किया गया है, और यहाँ पे इसकी पिन है SM डेटा और SM क्लॉक जो बैटरी के लिए जा रही है। यहाँ पे भी 2 सेट है, एक सेट नंबर 2 है और ये सेट नंबर 1 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इसको 3 वोल्ट के साथ 3.3 वोल्ट के साथ पुल अप किया गया है यूजिंग 3.3 किलो ओम रेजिस्टर। ओके, सो ये पुल अप है, इसीलिए ये पिन इनडिफिनिट नहीं रहेगी, बाय डिफॉल्ट ये हाई पे रहेगी। अगर किसी ने बैटरी के कनेक्टर पे डेटा और क्लॉक का वोल्टेज चेक किया है यूजिंग मल्टीमीटर, तो यू विल ऑलवेज गेट 3.3 वोल्ट। जब इस पे डेटा आएगा या क्लॉक आएगा कॉन्स्टेंटली तो 3.3 वोल्ट रहेगा। अगर कोई कंडीशन में नहीं आता है, मतलब अगर आईओ से ही अगर वो बंद होता है तभी जाके वो लो होगा, अदरवाइज यू विल ऑलवेज गेट 3.3 वोल्ट। ओके, और इसको पुल अप किया गया है, आप देख सकते हैं 3.3 किलो ओम रजिस्टर यूज करके। वैसे भी ये डेटा और क्लॉक का सेकंड पेयर है, उसको भी 3.3 वोल्ट से हाई किया गया, पुल अप किया गया यूजिंग 1.8 किलो ओम रजिस्टर। ओके, सो जनरली जब हम लोग पुल अप करते हैं तो 1K से लेके 4.7K या मैक्सिमम 10K का रजिस्टर यूज करते हैं, और पुल डाउन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हाई वैल्यू यूज करते हैं, ताकि अगर वो पिन पुल अप हो जाए या उसका कंडीशन ऑन हो जाए तो उसको शॉर्ट यानी ग्राउंड से शॉर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे पुल डाउन का एग्जांपल, तो ये पुल डाउन का एग्जांपल है, ये पर्टिकुलर कनेक्शन का। ये भी बैटरी के लिए ही यूज किया गया है, फॉर बैटरी कंडीशन ओनली, बट ये अलग टाइप का सर्किट है और वो अलग टाइप का सर्किट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा और क्लॉक, ये क्लॉक है ये डेटा है, उसको एक D6100, D6101, D6099 ये रजिस्टर वैल्यू से पुल डाउन यानी कि ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, सो अगर इस पे डेटा रहेगा तभी वो हाई रहेगा, जिस टाइम डेटा नहीं रहेगा उस टाइम यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा ऑलवेज। ओके, सो ये हमें याद रखना है। ये पुल डाउन का एप्लीकेशन है, उसके पहले पुल अप का एप्लीकेशन हमने देखा था। ये चीज आपको बहुत कम देखने मिलेगी, सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर रिलेटेड सर्किट में ही देखने मिलेगी। अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आ रहा है वोल्टेज डिवाइडर। ओके, सो एनीवन हैव क्वेश्चन? हेलो, हाँ जी बोलिए हेलो। शांत। वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? तो माइक नजदीक लीजिए। हाँ माइक नजदीक लीजिए, बहुत लो साउंड आ रहा है। ठीक है नीलेश जी, अभी साउंड आ रहा है तो? हाँ बोलिए। हेलो, हाँ अभी ओके है। हाँ नीलेश जी, स्कीमेटिक में आप, हाँ स्कीमेटिक में आप रजिस्टर का वैल्यू दिखाया, वहाँ पे एक हाइफन देके जो 4 लिखा हुआ था वो शायद साइज का था ना सर, नीलेश सर? साइज 0402। ओके सर। या तो यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वोल्टेज डिवाइडर, जो बहुत ज्यादा यूज होता है लैपटॉप के अंदर। हाँ थोड़ा देख जा सकते हैं क्या? मतलब वो पुल अप एंड पुल डाउन जो रजिस्टर है, पुल डाउन, हाँ पुल अप एंड पुल डाउन बोथ। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए।
तो सर पूरा वो जो रजिस्टर यूज किया गया है वहाँ पे हाँ वोल्टेज दिया गया है और हाँ पुल डाउन में ग्राउंडिंग किया गया है। ये हाँ। कॉन्सेप्ट थोड़ा हमको कंफ्यूजिंग लग रहा है सर। वो आपको कॉन्सेप्ट तभी समझेगा जब हम लोग स्केमेटिक के डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे मेरे को वो डिस्कशन नहीं करना है। सिर्फ मेरे को अच्छा इतना ही चीज बताना है कि हर एक माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारा पिन रहता है और हर एक पिन हर एक टाइम में यूज नहीं होता है। ठीक है, जो सेक्शन ओके सर। जरूरी है वो वही यूज होगा उस समय। तो बाकी जो पिन्स रहती है उसकी कंडीशन फ्लोटिंग हो जाती है, मतलब ना हाई होता है ना लो होता है। ओके सर। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो कभी कभी आगे की सर्किट कंफ्यूज हो जाती है। ओके, क्योंकि उनका जो कंडीशन रहता है वो बाकी पिन्स पे रहता है। तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे या तो उसको पुल अप किया जाता है या तो पुल डाउन किया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ओके प्रिवेंट द थैंक यू। कंफ्यूजन। वो सर्किट का कंफ्यूजन नहीं आगे बढ़े, इसीलिए उसको पुल अप या पुल डाउन किया जाता है। बस उतना ही याद रखना है। और जनरली आप देखेंगे तो आईओ के रिलेटेड कोई रहेगा वहाँ पे ही पुल अप पुल डाउन यूज होता है, आईओ के सिग्नल के रिलेटेड। ओके, चाहे वो बैटरी से आता हो, चाहे वायर से आता हो, चाहे कीबोर्ड से आता हो, माउस से आता हो, टच पैड से आता हो, कहीं से भी आता हो। ओके सर ओके। हाँ जी, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? मेरा तो क्लियर है सर। ओके जी। अभी यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का जरूरत क्यों है, पहले तो ये समझ लीजिए कि हम लोग जनरली हाई वोल्टेज यूज करते हैं हमारे सर्किट्स में 20 वोल्ट। और जनरली जो भी सर्किट्स या आईसीज रहती है वो 1 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में चलती है। ओके, सो कभी कभी क्या होता है कि हाई वैल्यू अवेलेबल है वहां पे, बट उसको लो करने के लिए एक स्पेशल सर्किट नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज उसको अगर एवरेज कोई भी सिंपल सर्किट से भी वोल्टेज कम कर दिया तो चल जाता है। तो उस समय वैसे कंडीशन में तो ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज होता है। और ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से हम लोग हमारे रिक्वायर वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। समझो यहाँ पे अगर मेरा 10 वोल्ट दिया हुआ है ये दो रजिस्टर के अक्रॉस, और उसको अगर मैं दोनों रजिस्टर का वैल्यू सेम है तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली 5 वोल्ट मिल जाएगा। अगर ये रजिस्टर्स का वैल्यू मैं कम ज्यादा करता हूँ तो वो हिसाब से ये पॉइंट पे वैल्यू चेंज होगा। R2 ये R1 है, ये R2 है। R2 के वैल्यू पे ज्यादा डिपेंड रहता है। अगर R2 का वैल्यू आप कम ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट पे अगर मुझे 3.3 वोल्ट लाना है तो भी मैं ला सकता हूँ, 1 वोल्ट लाना है तो भी ला सकता हूँ, 8 वोल्ट लाना है तो भी ला सकता हूँ, 9 वोल्ट लाना है तो भी ला सकता हूँ, और मतलब 10 से कम कितना भी लाना चाहूँ ला सकता हूँ। ओके, तो इसीलिए ऐसे कंडीशन के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज होता है। सो ये सिंपलेस्ट सर्किट है टू रिड्यूस द इनपुट वोल्टेज एंड प्रोड्यूस लोअर वोल्टेज फॉर अदर सर्किट और कंपोनेंट। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, बट ठीक है, कहीं पे अगर ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है और ज्यादा कंपोनेंट हमें यूज नहीं करना है, कॉस्ट कटिंग करना है, तो ऐसी जगह पे हम लोग ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को यूज करते हैं। और ये बहुत बार यूज होता है, स्कीमेटिक में आपको दिखाऊंगा मैं, और जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा कंपोनेंट का इन्वेस्टमेंट बच जाता है, सर्किट सिंपल हो जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। तो ये सर्किट को कभी इग्नोर नहीं करना है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को। ये बहुत हेल्पफुल है और ये बहुत जगह काम में आएगी। और यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके भी मैंने बताया है, उसका जो फॉर्मूला है वो भी दिखाया है कि अगर हम लोग को ये पॉइंट पे वी आउट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है इनपुट वोल्टेज वी इन मल्टीप्लाई बाय R2 एंड डिवाइड बाय R1 प्लस R2, दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे वी इन हमारा है 10 वोल्ट, ओके,
मल्टीप्लाई बाय R2 क्या है 5 किलो प्लस R1 प्लस R2 क्या है 5 प्लस 5 किलो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 10 डायरेक्ट ही उड़ जाता है और सीधा हमें 5 वोल्ट आंसर मिल जाता है। अगर यही चीज वैल्यू अगर चेंज कर देंगे 10 की जगह हम लोग सपोज 20 कर देते हैं तो ये 20 हो जाएगा, बट बाकी सब तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 10 वोल्ट मिलेगा अगर रेजिस्टेंस अगर हमने सेम यूज किया है तो ये सिंपल सर्किट है जिसमें आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी वोल्टेज आपने दिए हैं इनपुट उसका आधा यहाँ पे मिलेगा। ओके, इट्स सिंपल 50% वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यू कैन से। और उसके मैंने होमवर्क दिए थे ज्यादा एग्जाम्पल के, तो पवन जी ने सिर्फ कंप्लीट किए, बट अगर आप वो कंप्लीट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्यों दिया गया होमवर्क, सो दैट आपको आपका काम थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे एक मैंने प्रैक्टिकल वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का स्कीमेटिक में से पार्ट लिया है। ओके, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एनेबल पिन है आईसी का, उसको एनेबल करने के लिए मुझे सिर्फ 3 वोल्ट ही चाहिए जबकि मेरे पास इनपुट में 12 वोल्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर यूज कर रहा हूँ R1 और ये मेरा R2 और ये मेरा Vin। तो यहाँ पे को वी आउट कितना मिल रहा है 3 वोल्ट। यही चीज हम लोग अपने इलेक्ट्रोड्राइड सर्किट के अंदर कैलकुलेटर है उसको भी यूज कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिवाइडर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि वीन आपका कितना है। मेरा वीन है 12 वोल्ट। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे 12 वोल्ट है। ओके, वीन है मेरा 12। यहाँ पे सर्किट चेंज नहीं करने दे रहा है, आई थिंक ये डेमो वर्जन वाला है इसलिए चेंज नहीं, अच्छा आ गया सॉरी। फिर यहाँ पे मेरा R1 क्या है 200 किलो ओम से। ओके, मेरा R2 क्या है 100 किलो ओम से। ओके, सो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे एग्जैक्टली 4 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। मतलब मुझे 3 से 4 वोल्ट के आसपास जो भी आउटपुट मिलेगा चलेगा। ओके, बिकॉज मेरा रिक्वायरमेंट उतना ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वी आउट मेरा क्या आ रहा है अराउंड 4 वोल्ट आ रहा है। सो ये हमें याद रखना है कि वी कैन यूज R1 R2 इन सच ए वे कि यहाँ पे हमें हमारा रिक्वायर वोल्टेज मिल जाएगा। और ये जो है लोड है, ये लोड मतलब आगे का सर्किट है। यहाँ पे ये सर्किट ये जो पिन जा रहा है एनेबल, तो इसको हम लोग लोड कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको इग्नोर करना है। दिस पोर्शन इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये लोड रेजिस्टर है। हर एक लोड का अपना रेजिस्टेंस रहता है, इसके लिए इसको RL बोलते हैं। और अगर उसका भी वैल्यू आपको पता है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू वी आउट का निकाल सकते हैं, बट जनरली हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पता है लोड वेरी हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज आपने देखा कि ये इलेक्ट्रोड्राइड कैलकुलेटर से वोल्टेज डिवाइडर से हम लोग ने कैसे कैलकुलेट किया है। यहाँ पे अगर लोड अनेबल करेंगे तो लोड का वैल्यू से कैलकुलेशन होगा, और जनरली हम लोग लोड डिसेबल रखते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट रफ आइडिया मिलता है कि यहाँ पे हमें कितना वोल्ट मिलेगा। ठीक है, सो ये एक प्रैक्टिकल सर्किट था जो एक लैपटॉप का यूज किया गया है। वैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिखा होगा कि हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल मैनर में भी यूज कर सकते हैं। और जैसे कि ये मेरा मॉसफेट है, मेरा पी चैनल वाला मॉसफेट है। ठीक है, पी चैनल मॉसफेट में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपने इनपुट दिया है या कोई भी मॉसफेट में वही शायद आउटपुट पे हमें चाहिए होता है। 12 वोल्ट दिया है तो 12 वोल्ट पास होना चाहिए, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही पास होना चाहिए। इसके लिए गेट रहता है, गेट कंट्रोल करता है इनपुट से आउटपुट भेजने के लिए। तो अगर हमें ये गेट को कंट्रोल कर लिया है तो हमें 12 वोल्ट का 12 वोल्ट आउटपुट अदर साइड पे मिल जाएगा। वो कब मिलेगा, जब ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यहाँ पे 12 वोल्ट वी इन है हमारा, ये हमारा वी इन है, ये हमारा 300 किलो R1 है और 147 किलो R2 है। ये जंक्शन पे हमें रफली 5 वोल्ट मिल रहा है। जब ये 5 वोल्ट यहाँ पे जाएगा गेट पे, तब भी जाके ये मॉसफेट ऑन होगा और जो इनपुट का 12 वोल्ट है वो आउटपुट पे पास होगा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, समझो ये रेजिस्टर्स ओपन हो जाता है या हाई वोल्टेज पास हो जाता है,
तो ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा और गेट का वोल्टेज बंद हो जाएगा। तो ये वोल्टेज यहीं पे अटक के रहेगा और आगे मॉसफेट को डैमेज नहीं करेगा। तो ये वन ऑफ द कंट्रोल वोल्टेज डिवाइडर है एग्जाम्पल। उससे भी आगे दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग मॉसफेट को यूज करके ड्राइव कर सकते हैं, जो मैंने तीसरे एग्जाम्पल में लिया था मेरे। ये सर्किट शायद ये लेवल पे आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, बट एक चीज समझ लीजिए कि हम लोग वोल्टेज डिवाइडर को ही यूज कर रहे हैं, बट वोल्टेज डिवाइडर को कंट्रोल कर रहे हैं हमारे हिसाब से। यहाँ पे दो पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट दिए हुए हैं जो एक पी चैनल मॉसफेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, इसका आउटपुट 12 वोल्ट है और आउटपुट भी हम इनपुट 12 वोल्ट है, आउटपुट भी 12 चाहिए, बट कब चाहिए? जब ये दोनों एन चैनल मॉसफेट के गेट अनेबल होंगे तभी हमें चाहिए। अगर दो में से एक भी मॉसफेट बंद रहेगा तो ये सर्किट को ग्राउंड नहीं मिलेगा। और वोल्टेज डिवाइडर का पहला रूल है कि सर्किट को ग्राउंड मिलना बहुत जरूरी है। अगर ग्राउंड नहीं मिलेगा तो आपका वोल्टेज डिवाइडर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये दो एन चैनल मॉसफेट कर रहे हैं। और ये दो एन चैनल मॉसफेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो उनके गेट को ये दो सिग्नल कंट्रोल कर रहे हैं। जब ये दोनों सिग्नल हाई हो गए, हाई मतलब 3 वोल्ट, तभी ये दोनों मॉसफेट ऑन हो गए। जब ये दोनों मॉसफेट ऑन हो गए तो ये जो वोल्टेज यहाँ से आ रहा है उसको एक कंप्लीट पाथ मिलेगा ग्राउंड तक का। और ये जब पाथ कंप्लीट होगा तभी ये एज अ वोल्टेज डिवाइडर वर्क करेगा। यहाँ का 12 वोल्ट यहाँ 5 वोल्ट बन के जाएगा, ये 5 वोल्ट आगे गेट पे जाएगा और ये आउटपुट हमें वहां मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों के एग्जाम्पल आपको बार बार देखने मिलेंगे सर्किट में, तो इसको कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। और उसके साथ मैंने एक क्विज दिया था। ओके, ये 50 किलो ओम रजिस्टर था, ये 100 किलो ओम था, और हमें आउटपुट क्या मिलता है तो ये भी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमारा R1 जो है 50 किलो ओम है, हमारा R2 है 100 किलो ओम है, हमारा Vin है 20 वोल्ट। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा हमें यह जगह पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। यहाँ पे सर्किट में उसने दिखा दिया है आउटपुट क्या मिलेगा, 13.33 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा वी आउट क्या हो जाएगा, 13.33 वोल्ट। ठीक है, ये याद रखना है हमें। ये आउटपुट हम कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस वैल्यू R1 और R2 को चेंज करके हमारा आउटपुट जो है वी आउट से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पोर्शन भी खत्म होता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? Okay, so no questions, so I am moving to next topic, okay, which is last topic जिसका वीडियो मैंने कल ही डाला था, आज सुबह ही डाला था, सॉरी, कैपेसिटर। That is also one of the important topic for us, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। यहाँ पे एक कैपेसिटर जब इन्वेंट हुआ तभी वो लोग ने कैसे इन्वेंट किया था उसका एक एग्जांपल दिया था। जब शुरू हुआ तभी से सीधा छोटे साइज में नहीं होता है, जब वो एक्सपेरिमेंट होता है तो बड़ी साइज में होता है। तो उन्होंने दो प्लेट को, मेटल प्लेट को यूज किया और बीच में एयर का गैप दे दिया और इसको वोल्टेज अप्लाई किया। तो ये कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट करने से उनको पता चला कि यहाँ पे कैपेसिटेंस करके एक नया चीज इन्वेंट हुआ और कैपेसिटेंस वो लोग ने मेजर करना सीखा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि ये दो मेटल प्लेट के बीच में और ये एयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू का, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। और ये चार्ज थोड़े समय सर्किट के अंदर रहता है। अगर उसको आप यूज करना चाहे तुरंत तो यूज कर सकते हैं एज ए कंपोनेंट और एज ए वैल्यू, और ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है।
तो ये सेम फंक्शन एक बैटरी जैसा है। अगर हम लोग बैटरी में भी देखेंगे तो क्या होता है, एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है। ओके, और ये प्लस माइनस पॉइंट को हम लोग जब हमारे सर्किट में ज्वाइन करते हैं, ओम्स लॉ याद कीजिए, तो हमें ये वोल्टेज यूटिलाइज होता है और ये हमारा लोड है या रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट फ्लो होना चालू होता है। तो ये बैटरी जो होता है उसमें बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ होता है, इसलिए वो लंबा चलता है। जैसे हम लोग अगर वायरलेस माउस यूज करते हैं और इसमें एक सिंगल सेल भी डाला है 1.5 वोल्ट का, तो वो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना चल जाता है, डिपेंड अपॉन अवर यूज। बट कैपेसिटर के जो अंदर चार्ज रहता है वो एक छोटा सा बैटरी हम लोग बोल सकते हैं या माइक्रो बैटरी बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज देगा और वो सर्किट को ड्राइव करेगा या चार्ज करेगा। ओके, सो कैपेसिटर इज नथिंग बट अ स्मॉल काइंड ऑफ बैटरी हम लोग बोल सकते हैं। बट उसको बैटरी इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो चार्ज होने को थोड़ा टाइम लेता है और डिस्चार्ज होने को उससे कम समय लेता है। अगर आप समझ लीजिए कि यह मेरा कैपेसिटर है, उसको चार्ज होने को अगर आप देखेंगे कि समझो 3 सेकंड लग रहे हैं, अगर 3 सेकंड में वो चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने में शायद उसको 1 सेकंड या 0.5 सेकंड या उससे भी कम सेकंड लग सकता है। ओके, सो इसका लाइफ स्पैन जो रहता है वो एकदम शॉर्ट रहता है। बट ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है हमारे सर्किट्स में फॉर फंक्शंस। ओके, सो ये चीज को हमें भूलना नहीं है कि कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट पैसिव कंपोनेंट है आफ्टर रेजिस्टर। पैसिव कंपोनेंट मतलब मैंने बताया था कि जिसको हम हमारे हिसाब से यूज करना चाहे कर सकते हैं। ओके, तो कैपेसिटर क्या होता है, जनरली दो प्लेट के बीच में चार्ज का स्टोर होना होता है और उसको हम जब चाहे तब यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। और दूसरा उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कैपेसिटर का, वो डीसी को ब्लॉक करता है। डीसी नॉट अलाउड, अगर डीसी वोल्टेज देंगे तो उसको ब्लॉक कर देगा और एसी को पास कर देगा। ठीक है, सो ये चीज हमेशा हमें याद रखनी है कि वो डीसी को ब्लॉक करेगा और एसी को पास करेगा। और कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल यूज होता है दो प्लेट्स के बीच में, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का मैंने फोटो दिखाया है, जो यहाँ पे हमारे लिए यूज नहीं होते हैं बट सिर्फ एक समझने के लिए। ये दो प्लेट्स है या दो कॉन्टेक्ट्स है प्लेट्स के, लेकिन इसके बीच में जो मटेरियल है ये एल्यूमिनियम हो सकता है, यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में पेपर हो सकता है, यहाँ पे वैक्यूम हो सकता है और ये वैक्यूम वाला ही कैपेसिटर है। यहाँ पे एयर यूज होता है, कई जगह पे माइका यूज होता है, कई जगह पे सिरामिक यूज होता है। तो अलग अलग मटेरियल यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन अपना रिक्वायरमेंट और उसका सर्किट का एडजस्टमेंट या डिजाइन। ओके, सो ये चीज सिर्फ हमें समझने के लिए याद रखनी है कि बहुत सारे डिफरेंट कैपेसिटर्स आते हैं, बट जो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में अभी यूज होते हैं वो एसएमडी टाइप रहते हैं। लेकिन इसमें भी दो टाइप है, सॉलिड और एसएमडी। सॉलिड कैपेसिटर जनरली पोलराइज रहता है, नॉन पोलराइज भी रहता है, बट पोलराइज अगर रहेगा तो वो उसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। जो प्लस साइड है वो फ्लैट रहेगा और माइनस साइड है वो कर्व रहेगा। इसको इलेक्ट्रोलिटिक या पोलराइज्ड कैपेसिटर हम लोग बोलते हैं। ओके, और उसको प्लस और माइनस सिंबल रहता है। जनरली ये जो बड़ी साइज रहती है वो माइनस रहती है और छोटी साइज प्लस रहती है, छोटी पिन जो रहती है प्लस रहती है, तो उसको वो हिसाब से ही कनेक्ट करना होता है। और सॉलिड में नॉन पोलराइज भी आते हैं, जैसे कि ये है, तो उसको कोई भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली उसको क्या चीज के लिए यूज किया है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। यहाँ पे एसएमडी कैपेसिटर्स के बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा आपको। ये एसएमडी कैपेसिटर्स हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसमें भी दो टाइप आते हैं, पोलराइड कैपेसिटर और नॉन पोलर कैपेसिटर। ये नॉन पोलर मतलब सिरामिक टाइप कैपेसिटर रहते हैं, जिसको आप कोई भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। जनरली ये कलर्स में आते हैं, मोस्टली आपको येलो कलर में दिखेंगे, बट कभी कभी कोई सर्किट में ग्रे या ब्लैक भी दिखता है।
तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज क्या है तो स्केमेटिक से देख के कंफर्म कर लेना है। ओके, क्योंकि स्केमेटिक में डिफाइन किया रहता है उसके लोकेशन के हिसाब से। और यहाँ पे ये पोलराइज कैपेसिटर है। पोलराइज मतलब इसको प्लस और माइनस साइड रहता है। प्लस मतलब एनोड या पॉजिटिव, और माइनस मतलब कैथोड या नेगेटिव। ठीक है, एनोड कैथोड आपको याद रखना है। एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव, और उसका जो डायरेक्शन है वो हिसाब से ही लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे ये ग्रे मार्क दिया हुआ है तो वो प्लस साइड हो गया, और नहीं दिया है वो साइड माइनस हो जाता है। यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो हमें याद रखना ये पोलराइज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ही एज ए स्मॉल बैटरी या स्टोरेज के लिए, चार्ज स्टोरेज के लिए यूज होता है, वो याद रखना है। नॉन पोलराइज कैपेसिटर है वो सिर्फ फिल्टर या आइसोलेशन के लिए यूज होता है, वो याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसको पोलैरिटी नहीं है तो वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, बिकॉज इट डोंट हैव पोलैरिटी, सो नो चार्ज। जिसको पोलैरिटी है वही चार्ज स्टोर करेगा। तो इसको हम लोग मिनी बैटरी बोल सकते हैं, बट ये कैपेसिटर्स को मिनी बैटरी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसका यूज डिफरेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो टाइप के कैपेसिटर्स हमारे बोर्ड में यूज होते हैं उसके सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये टेंटेलम टाइप कैपेसिटर है, और बाकी सब इलेक्ट्रोलिटिक टाइप कैपेसिटर है जिसको हम लोग सर्किट में यूज करते हैं। और मैंने वीडियो में भी डिटेल में बता दिया है, आप एक बार वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे सर कैपेसिटर का सिंबल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक या तो पोलराइज कैपेसिटर है। ये इसका प्लस साइड है, ये माइनस है, और ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस साइन का जरूरत नहीं है, बट ये नॉर्मल कैपेसिटर है बोल सकते हैं, और ये पोलैरिटी वाला कैपेसिटर है इसको बोल सकते हैं। ओके, और हमारा जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है जिसे हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो फैरेड में मेजर किया जाता है। एक फैरेड बोलेंगे तो बहुत बड़ा यूनिट होता है, मतलब जिसमें बहुत सारा चार्ज रहेगा। सो जनरली फैरेड मतलब कैपेसिटर का साइज भी बड़ा हो जाएगा, इमेंस हो जाएगा। और जनरली कोई भी कैपेसिटर फैरेड में यूज नहीं होता है, मिली फैरेड में भी यूज नहीं होता है। जनरली कैपेसिटर माइक्रो, नैनो या पिको फैरेड में ही यूज होता है, क्योंकि हमें उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए और छोटे टाइम के लिए चाहिए, इसलिए उसको हम लोग माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड या पिको फैरेड वाला कैपेसिटर ही यूज करते हैं। वो हमेशा याद रखना है हमको। ओके, अगर हम लोग फैरेड या मिली फैरेड यूज करेंगे तो कैपेसिटर का साइज लैपटॉप से भी बड़ा हो जाएगा। तो एक समझने वाली बात है कि हमें कौन सा कैपेसिटर जो यूज करते हैं सर्किट में उसका साइज क्यों छोटा रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग टाइप का कैपेसिटर बताया है जो इलेक्ट्रोलिटिक टाइप है, जो अपने अंदर बैटरी स्टोर करता है या पावर चार्ज स्टोर करता है, जिसको हम लोग स्मॉल बैटरी बोल सकते हैं। और ये एसी को पास करता है बट डीसी को ब्लॉक करता है। और कैपेसिटर में जनरली दो टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, एक है शॉर्टिंग का और दूसरा है लीकेज होने का। तो ये दो चीज सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमको याद रखना है। वो मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे उसको कैसे फाइंड आउट करना है, लीकेज है क्या है, तो मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। फिर ये कैपेसिटर का इंडिविजुअल सिंबल है एक स्कीमेटिक के अंदर से, उसको भी आप देखेंगे तो लोकेशन नंबर C4510 मतलब C4510 लोकेशन है, ये उसका वैल्यू है। ये उसका वोल्टेज कैपेसिटी है। हर एक कैपेसिटर का एक वोल्टेज लिमिट रहता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज मैक्सिमम। मिनिमम तो 0 वोल्ट है सबको पता है, बट मैक्सिमम लिमिट उसका डिफाइन किया हुआ रहता है। उसके ऊपर अगर आप वोल्टेज देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। सो उसका एक बेरिंग कैपेसिटी रहता है, उसी वोल्टेज जनरली ये कैपेसिटी के हाफ वोल्टेज के आसपास ही उसको यूज करना रहता है ताकि वो सेफली यूज होगा। टॉलरेंस मतलब इसका 10% वैल्यू आगे पीछे हो सकता है ये वैल्यू का। ये 0.01 माइक्रो फैरेड लिखा है। ओके, ये याद रखना, यू नहीं है, माइक्रो है।
U इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो हमारे नॉर्मल एबीसीडी में आता है, और इसका साइज 0402 है, और ये सिरामिक टाइप है और नॉन पोलर है, पोलर नहीं है, वो याद रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिया है। सो ये एवरीथिंग इज गिवन इन दैट पर्टिकुलर सिंबल, स्केमेटिक के अंदर सब उसने डिफाइन करके दे दिया रहता है। फिर जैसे हमारा रेजिस्टर इन सीरीज रहता है वैसे कैपेसिटर इन सीरीज रहता है, बट कैलकुलेशन उल्टा होता है। जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो वैल्यू बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस में वो चीज कम हो जाता है। जब कैपेसिटेंस पैरेलल में होता है, कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं तो वैल्यू बढ़ जाता है, जबकि रेजिस्टर में उल्टा होता है, पैरेलल में जब लगेगा तभी वैल्यू कम हो जाता है, और यहाँ पे कैपेसिटर में उल्टा है, वैल्यू बढ़ जाता है। सो वो क्यों कम और ज्यादा है वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना डिटेल में। यहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, बट सिंपल वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और कैपेसिटर को कैसे नापना है, जनरली हम लोग दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, या तो मल्टीमीटर के अंदर कैपेसिटर टेस्टिंग का रेंज है, ओके, ऐसा सिंबल दिया हुआ है कैपेसिटर का, तो आप उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। बट कभी भी कैपेसिटर इन सर्किट मेजर करने से उसका राइट वैल्यू नहीं मिलता है, हमेशा याद रखना है, रॉन्ग वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आजू बाजू में बहुत कंपोनेंट रहता है। तो कैपेसिटर को अगर टेस्ट भी करना है सर्किट के बाहर लाके करना पड़ेगा, अगर कैपेसिटेंस रेंज में चेक करना है तो सर्किट के अंदर आप राइट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्यादातर हम लोग कैपेसिटर को डायोड मोड या तो बीप मोड में यूज करते हैं टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये पोलराइज कैपेसिटर है, पोलराइज या इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बोल सकते हैं आप, जिसके अंदर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, इसीलिए इसको पॉजिटिव और ये नेगेटिव दिया गया है, इसमें सिंबल दिया गया है। जो सिंबल दिया है या ग्रे पट्टा है वो पॉजिटिव होता है, अदर साइड नेगेटिव होता है। जब इसको मैं कैपेसिटेंस मीटर में मापता हूँ, सी ये मेरा कैपेसिटेंस मोड है यहाँ पे अंदर, उसको मैं नापता हूँ उसमें, तो मुझे ये मिलीफैरेड में आता है वैल्यू, विच इज नॉट राइट। इसका कैपेसिटी इट विल नॉट शो मी द राइट वैल्यू, बट एक अंदाज दे देगा कि कैपेसिटर ओके है या नहीं है, बट उसका वैल्यू कभी एक्यूरेट नहीं बता सकता है। एक्यूरेट वैल्यू रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें वैल्यू समझो पता है, वो उसके मार्किंग से या स्केमेटिक से मालूम पड़ जाता है, तो वो ओके है क्या नहीं वही हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो वो क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग जनरली डायोड मोड का यूज करते हैं, या तो इम्पीडेंस मोड भी बोल सकते हैं उसको, जिसमें हमें इम्पीडेंस दिखा, आप देखेंगे मेरे मीटर में ये इम्पीडेंस मोड मैंने, और सेम कैपेसिटर को ये मेरा रेड प्रोब को ग्राउंड कर दिया है, मतलब पॉजिटिव प्रोब को ग्राउंड किया है प्रोब को, और नेगेटिव प्रोब से मैं पॉजिटिव साइड पे रख रहा हूँ ताकि मुझे इसका इम्पीडेंस पता चलेगा, ओके। और वो इम्पीडेंस 252 आ रहा है। जनरली अगर वैल्यू 0 to 20 के बीच में आता है तो वो लो होता है या शॉर्ट कंडीशन होता है, और अगर ये वैल्यू में आ रहा है तो कंटिन्यूस बीप करेगा मीटर आपका, इसका मतलब आपको है कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। अगर मुझे दोनों साइड पे लो वैल्यू मिल रहा है, अगर मैं प्रोब को एक बार यहाँ रखता हूँ तो मेरे को 20 मिल रहा है, यहाँ रखता हूँ तो 0 मिल रहा है, तो समझ लेना है मेरा कैपेसिटर लीकी है। पवन जी आपको आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर मुझे हाई वैल्यू मिल रहा है, से मोर देन 40 का वैल्यू मिल रहा है इम्पीडेंस, ओके, वोल्टेज नहीं है ये इम्पीडेंस है, तो जो भी 40 के ऊपर मिलेगा अप टू 900 या 1 किलो ओम्स की रेंज में, तो ये कैपेसिटर ओके है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो कैपेसिटर मेजर करने के लिए डायोड मोड सबसे बेस्ट है। हाँ बोलिए सर, अगर 109 अगर वैल्यू मिलता है, हाँ तो 109 मतलब तो वो तो हाँ, 20 okay से है लो है सर। हाँ नहीं, वैल्यू मतलब लो नहीं है, 0 से 20 के बीच में ही लो रहता है।
उसके ऊपर जितना भी मतलब वैल्यू मिलेगा ओके होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मतलब कैपेसिटर वैल्यू। कैपेसिटर छोटी वैल्यू का रहेगा तो कम वैल्यू का रहता है, तो उसको आपको कम वैल्यू मिल सकता है यहाँ पे। हाँ बोलिए, अभी आपका क्वेश्चन क्या था? अभी 109 मिल रहा है सपोज फॉर एग्जांपल। हाँ हाँ अब हाँ, अभी आप जैसे बताया 0 to 20 0 to 20 लो रेंज है। हाँ, लो रेंज है, बीम तो रेंज बोलते हैं वन उसको, या शॉर्ट रेंज। हाँ तो सर ये बजर मोड में चेक किया तो 109 मिला। हाँ तो अभी जो कैलकुलेट करेगा बजर मोड में, तो सपोज जैसे आप बताया 0 to 20, तो 0 to 20 अगर ऐसा अगर मतलब वो होता है तो मतलब हमको 109 नहीं मिल के 019 020 018 वो उस पे हम वर्क करेगा या इस पे वर्क करेगा? मतलब नहीं नहीं, इसको लो समझा नहीं वैल्यू आप क्या समझेगा? बोलना चाहते हैं। पूछ क्या रहा था बोलना सर, चाहते हैं आप, वापस रिपीट कीजिए। मतलब सर 0 to 20 अगर 0 लेस देन 20 अगर हाँ हम लोग को वैल्यू मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज हाँ, क्लिकी। सी मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल रजिस्टर के लिए है। अगर आप यही चीज कोई पीसीएच या कोई जीएमसीएच या कोई आईसीएच पे चेक करोगे ना, तो आपको 0 5 6 8 10 ऐसा मिलेगा, और वो रजिस्टर वो कैपेसिटर ओके होता है, बिकॉज वो सर्किट के अंदर उस जगह कनेक्टेड है जहाँ पे लो इम्पीडेंस ही मिलेगा, सिर्फ उसका काम फिल्टर करना है। ओके, बट यही चीज अगर लो में 6 8 10 जो भी बता रहा है ठीक है, अगर वही चीज 0 बता रहा है तो वो शॉर्ट है, डेफिनेटली शॉर्ट है। ठीक है, तो जब हम लोग ओपन सर्किट, मतलब ये अभी मेरा ओपन सर्किट है, ये कोई आईसी के ऊपर नहीं है, ये नॉर्मल सर्किट के अंदर है, तो यहाँ पे मेरे को 20 से ज्यादा मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे 20 से कम मिल रहा है तो लीकेज या शॉर्टिंग का कंडीशन हो सकता है। वही पूछ रहा है सर, मैंने ओपन हाँ सर्किट में ही चेक किया हाँ, है। तो 109 एक इज ओके जगह वैल्यू, एक कोई वैल्यू, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वही पूछना चाहता था। जी सर, 20 का वैल्यू आप कहाँ से काउंट करूँ? पकड़ लीजिए 0.252 आपका 20 मल्टीमीटर आपको में निकला काउंट हुआ नहीं है। करना है, आपका मीटर खुद बता देगा आपको, आपको कहाँ काउंट करना है। आपको नहीं 109 मिला मतलब ओके है, अगर वही चीज 20 मिलता तो लीकेज हो सकता था। हाँ, वो मतलब मीटर पे छोड़ 0 दीजिए to ना, आप 0 क्यों टेंशन लेते हो। नहीं, आप हाँ, टेंशन नहीं ले जीरो रहा है, मतलब जीरो हम मतलब सिर्फ बीप हो क्वेरी गया, जीरो मतलब बीप हो गया। वही ओके, पूछ आप रहा था। 0 से सपोज 20 इम्पीडेंस मिलेगा ना, आप देखिए कभी भी अगर मिला ना आपको तो ये बीप भी बजेगा, आपके बीप मोड में कंटिन्यूअस बजर बजेगा ये रेंज में। अगर इसके ऊपर अच्छा, गया तभी हाँ वैल्यू दिखाएगा, से 30 है तो वैल्यू बताएगा, 40 है तो वैल्यू बताएगा, 200 है तो वैल्यू बताएगा। ये कंडीशन में बजर नहीं बजेगा कभी भी। ठीक है, ये रेंज में ही बजर हाँ, बजेगा, अब जाके तो कॉन्सेप्ट उसको हम क्लियर। लोग शॉर्टिंग का रेंज गिन मतलब सकते हैं। 20 से वैल्यू कम हुआ, हाँ तो ग्राउंडिंग से अगर उसको इम्पीडेंस चेक करता है तो हमको बीप मिलना ही है। बीप मिलेगा ही मिलेगा ना, 20 से कम होता है तो बीप मोड ही हो जाता है, ऑटोमेटिक वो शॉर्ट सर्किट मोड हो जाता है। हाँ वही वही थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग था, बस इतना ही। हाँ नथिंग दैट। थैंक यू हाँ, सर, थैंक यू इसीलिए वेरी इसीलिए मच। तो क्लास रखा है ना, क्योंकि हर एक चीज वीडियो में समझ में नहीं भी आएगा, जरूरी नहीं है, तो इसीलिए अपने को क्लास में रिवाइज करना है। हाँ ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे वही नेक्स्ट वही एग्जांपल सब। देखिए मैंने क्या थैंक यू। लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने सिरामिक कैपेसिटर का, जो नॉन पोलर है, और ये भी सर्किट के अंदर है, सेक्शन के पास में है, बैटरी के पास है एक्चुअली। ओके, बैटरी सेक्शन है ये, यहाँ पे बैटरी का कनेक्टर है ये। तो ये जो सिरामिक कैपेसिटर है उसका अगर मैं वैल्यू चेक कर रहा हूँ, मेरा एक प्रोब आप देखेंगे तो ग्राउंड पे है, रेड प्रोब, और दूसरा प्रोब क्या है कैपेसिटर के दूसरी साइड पे, ये साइड जो है वो ग्राउंड है। तो अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा मेरा ब्लैक प्रोब तो 0 ही देगा, मतलब दैट इज ओके, एक साइड 0 हाँ हो वो सकता है, तो हाँ। दूसरी साइड मेरे को क्या मिल रहा है 640। So this capacitor is okay, वैल्यू मिल not रहा है सर। shorted. It's perfectly working condition. ठीक है, ओके सर, ओके, शायद थैंक क्वेरी यू वेरी क्लियर हो मच गया आपका। सर। हाँ हाँ अभी हो गया सर।
वो हो गया। और वैसे ही आपका एक एग्जांपल भी है यहाँ पे, देखिए 116 वैल्यू दिखा रहा है सिरामिक कैपेसिटर का। सो दैट इज परफेक्टली फाइन ना, इसमें कुछ बीप नहीं है। सो दिस इज परफेक्टली ऑल राइट वैल्यू। ओके, और ये चीज आप ग्राउंड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। वो चीज ये कैपेसिटर के अक्रॉस भी सेम चीज कनेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये कैपेसिटर समझो ग्राउंड में नहीं लगा है, दूसरा कॉर्नर ग्राउंड नहीं किया गया है, तो अगर आप ग्राउंड से ऐसा चेक करने जाएंगे तो आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो उस समय आपको सीधा कैपेसिटर के अक्रॉस एक जगह रेड प्रोब लगाना है, एक जगह ब्लैक प्रोब, और डायोड मोड में चेक करना है, यही वैल्यू मिलेगा आपको। ओके, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड नहीं होगा। अगर ये ग्राउंड नहीं होगा, उसी कंडीशन का बात है, इन सर्किट होगा कोई इन बिटवीन, तो उसको चेक करना है तो आपको डायरेक्ट कैपेसिटर के दोनों साइड पे ही चेक करना है। ठीक है, कोई कैपेसिटर मिलता है, एक ग्राउंड नहीं होता है और एक वो होता है, तो मतलब दोनों साइड कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। जनरली देखिए 80% कैपेसिटर ग्राउंड होता है एक साइड, क्योंकि हाँ, जो कोई मिल जाता है कैपेसिटर सर। फिल्टरिंग के लिए यूज किया गया है, कैपेसिटर का मेजर फंक्शन सर्किट में फिल्टरिंग है। फिल्टरिंग मतलब कोई भी काम की चीज को ग्राउंड होने से बचाना है। ठीक है, तो वो फिल्टर करता है। या तो नॉइज होगा, समझो उसका काम क्या है, एसी को अगर मैंने समझ लो कि ये मेरा एक डीसी का पाथ है, यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट 20 वोल्ट डीसी चाहिए, ये फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए जरा भी। तो क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, समझ लीजिए ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, दिस इज ग्राउंड, ये मेरा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ पे 20 वोल्ट कांस्टेंट मुझे चाहिए। समझो कोई प्रॉब्लम हो गया, मेरा एडाप्टर हिल गया, या एडाप्टर के अंदर किसी रीजन से स्पाइक जनरेट हो गया, सडनली एक स्पाइक आ गया ये लाइन। ठीक है, टेम्पररी मेरा वोल्टेज 20 वोल्ट से बढ़ के 40 भी हो सकता है, बट मुझे आउटपुट 20 पे ही मेंटेन करना है। अगर ये 20 से बढ़ गया तो मेरा सर्किट आगे का डैमेज हो सकता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेगा सर्किट, कैपेसिटर क्या काम करेगा, ये जो एसी है उसको अलाउ करता है पास होने को, मतलब डीसी को अलाउ नहीं करेगा। डीसी इज नॉट अलाउड, तो डीसी को सीधा सीधा आगे ही जाना पड़ेगा। बट अगर कोई स्पाइक आ गया और यहाँ पे कैपेसिटर का एक छेड़ा लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा एनर्जी और उसको ग्राउंड कर देगा। तो एक्स्ट्रा जितना भी वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाएगा। ये हमारी डीसी लाइन के ऊपर रिपल है। ठीक है, ये रिपल को फिल्टर कर देता है और उसको वापस एकदम क्लियर करके आगे भेजता है, ताकि हमारा आगे का सर्किट डैमेज ना हो, स्टेबल रहे। ठीक है, ये इसका काम है, फिल्टरिंग का काम है। हम लोग चाय जब पीते हैं तो चाय को छान के पीते हैं ना। हेलो, क्यों छानते हैं? कि हमको चाय का पत्ती से चाय बनाना है, बट चाय का पत्ती नहीं खाना है साथ में, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं है अपना। उसने टेस्ट दे दिया चाय के अंदर, पानी के अंदर टेस्ट ट्रांसफर कर दिया, तो वो अनवांटेड थिंग हो गया। तो अनवांटेड थिंग हमें निकाल देना है। तो जनरली कैपेसिटर का फंक्शन यही है कि कोई भी वोल्टेज में अनवांटेड कोई भी स्पाइक, एसी सिग्नल आ जाता है या ग्लिच आ जाता है, उसको फिल्टर कर दो, सीधा ग्राउंड कर दो, और जो बाकी जो डीसी है उसको एज इट इज आगे जाने दो, ताकि वो आगे का सर्किट में डिस्टर्ब नहीं होगा, प्योर जाएगा। ठीक है, तो चाय का एग्जांपल बेस्ट है उसके लिए। चाय, छलनी और चाय की पत्ती, ये तीनों का एग्जांपल याद रखना है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, जिसको हम लोग पोलैरिटी देते हैं, ओके, प्लस और माइनस, उसका काम क्या है, समझो ये मेरा 20 वोल्ट का लाइन है, ये 20 वोल्ट के लाइन पे लगा, यहाँ पे मेरा ये फिल्टर कैपेसिटर लगा है, ये दोनों ग्राउंड है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फिल्टर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो ये फिल्टर कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझो मेरा ये 20 वोल्ट एडाप्टर से कोई रीजन से डाउन होके 18 वोल्ट हो गया, कोई रीजन से, टेम्पररी, फॉर अ सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, तब उस टाइम पे ये कैपेसिटर पिक्चर में आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वो क्या करता है, वो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखा हुआ रहता है। ओके, क्योंकि इसको पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, तो इसका काम क्या है, चार्ज होते रहना। ये चार्ज होते रहेगा, जैसे ही कोई मोमेंट पे फॉर माइक्रो सेकेंड
अगर ये 18 वोल्ट होता है उस टाइम पे वो अपना वोल्ट रिलीज कर देगा और इसको वापस 20 पे लाके रख देगा। तो यहाँ पे शायद 18 होगा ये कैपेसिटर के पहले, तो यहाँ पे वापस 20 हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली और तुरंत यहाँ पे तो वोल्टेज सेकंड्स में अप हो जाएगा, वापस 20 हो जाएगा। तो ये वापस खुद को चार्ज कर लेगा और आइडियल बैठा रहेगा, राह देखेगा जब उसका नंबर आएगा कि ये ऐसा कंडीशन आएगा कि वोल्टेज जब ड्रॉप होने वाला है फॉर सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, उस टाइम पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे वो बैटरी जैसा फंक्शन करता है, जो पावर कम पड़ा वो दे देता है और उसको वापस मेंटेन करता है वोल्टेज को। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैपेसिटर के, ये हमेशा हमको याद रखना है। इसके ऊपर तीसरा जनरली कोई फंक्शन हमारे इसमें नहीं आता है, बट तीसरा एक फंक्शन है दो सर्किट को आइसोलेट करना। समझो ये मेरा दो सर्किट है अलग अलग, यहाँ पे मेरा एसी है और यहाँ पे डीसी है, तो दोनों को मिक्स नहीं होने देना है। तो बीच में मैं सिरामिक कैपेसिटर लगा दूंगा, क्योंकि सिरामिक कैपेसिटर डीसी को इधर आने नहीं देगा और ये एसी उधर जाएगा, बट सेकंड लाइन पे डीसी है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको आइसोलेशन मोड बोलते हैं। ये आइसोलेट करने के लिए या बफर के जैसा काम होता है। तो ये इसका तीसरा यूज है जो कॉमन है, बट जनरली हमारे सर्किट्स में हमें फिल्टर और स्मॉल बैटरी फंक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक फंक्शन के लिए ही यूज होता है। तो ये कैपेसिटर का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। उसको कैसे चार्ज करना है, टेस्ट करना है, मैंने बता दिया। और चार्ज और डिस्चार्ज होता है उसके लिए मैंने एक सर्किट जो अपना ड्राइड में है वो सर्किट आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया रहेगा। एवरी सर्किट करके हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बताया हुआ है, उसमें आप जाके देखोगे ना तो बहुत सारा रेडीमेड सर्किट है, उसमें आपको दिख जाता है रेडी सर्किट। अगर आप देखेंगे, अभी यहाँ पे मैं एक सर्किट को अगर होगा तो ओपन करना चाहूंगा, मैं कहते यहाँ पे नहीं है, मे बी लेटर। ओके रुकिए, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट भी उसके लिए खोला हुआ है, वो वेबसाइट पे हम लोग देख देते हैं। तो कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज कैसे होता है ना, वो आपको सर्किट सिमुलेशन में दिख जाता है। और जब वो सर्किट सिमुलेशन में दिखता है तभी आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि भाई ये कैपेसिटर कैसे फंक्शन करता है, क्या कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है और उसका वेवफॉर्म कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वो सर्किट दिखाने की कोशिश करूंगा। इस साइट अभी ओपन हो रहा है। वो एवरी सर्किट में भी दिया हुआ है, अगर आपके पास वो मैंने जो दिया वर्जन डालोगे ना आप तो उसमें वो दिखा देता है। हाँ, ये आ गया सर्किट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने सर्किट को ही खोला हुआ है कि कैपेसिटर को, यहाँ पे बहुत सारा सर्किट दिया हुआ है बेसिक्स। सबसे पहले आप देखेंगे तो ओम्स लॉ दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज दिया है, रेजिस्टर है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बताया था अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। यहाँ पे देखो 100 ओम रेजिस्टेंस है तो 50 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है तो सिर्फ 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और वोल्टेज तो 5 वोल्ट ही दिया हुआ है दोनों को। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा सर्किट दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। एवरी सर्किट के अंदर भी ये चीज दिया हुआ है। फिर रेजिस्टर का सर्किट दिया हुआ है, रेजिस्टर कैसे फंक्शन करता है। फिर कैपेसिटर का सर्किट दिया हुआ है। मैं ये चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए ये बैटरी है, ये हमारा सोर्स है। आप इस स्विच को है ना एक कंडीशन समझ लीजिए, दिस इज नॉट अ स्विच, दिस इज अ कंडीशन। ओके, ये कंडीशन है, अभी कंडीशन आया नहीं है, मतलब ये बैटरी से सप्लाई बरोबर आ रहा है। ये हमारा कैपेसिटर है जिसका काम इलेक्ट्रोलिटिक है, ये प्लस है ये माइनस है। ओके, और ये सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस लगाया गया 100 ओम्स का। तो ये बैटरी जब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो कैपेसिटर चार्ज होके रहेगा, कुछ नहीं करेगा, अपना कोई काम नहीं करने वाला है वो। बट जैसे ही समझो कंडीशन चेंज हो गया, वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप हो गया ये पर्टिकुलर सर्किट से, तो ये कैपेसिटर अपना वोल्टेज दे देगा और ये बैटरी को कंटिन्यू रखेगा और बाय द टाइम ये सर्किट वापस नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा। तो अगर आप नीचे ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में हमें देखना है, देखिए यहाँ पे है ना ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, सी ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये कंडीशन में चार्ज होते ही जा रहा है और एक स्टेबल कंडीशन पे आ जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारा कंडीशन चेंज हुआ,
इमीडिएटली ये ग्रीन लाइन आप मार्क कीजिएगा, जैसे ये मेरा कंडीशन स्विच चेंज हुआ, ये देखिए ग्रीन लाइन सीधा नीचे आ गया, मतलब इमीडिएटली डिस्चार्ज हो गया, उसने अपना वोल्टेज रिलीज कर दिया। ओके, और स्टेबल हो गया। ये कंडीशन माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड के लिए रहता है। मैंने यहाँ पे मैन्युअली कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड में वापस अप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का फंक्शन आपको समझा दिया है कि भाई वो चार्ज के एक लेवल पे मेंटेन रखेगा। जैसे ही कंडीशन आता है कि भाई वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो खुद अपना वोल्टेज दे देगा वहां पे और वोल्टेज को अप कर देगा, और वही जैसे ही वापस कंडीशन स्टेबल हो जाता है वो खुद को वापस चार्ज करना चालू कर देगा। तो चार्जिंग को उसको देखिए आप टाइम लगता है, लेकिन डिस्चार्जिंग को जरा भी टाइम नहीं लगा, वो इमीडिएट डिस्चार्ज हो गया पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, सो ऐसे सर्किट सिमुलेशन से एक आप आइडिया ले सकते हैं कि सर्किट कैसे फंक्शन करता है। हमारा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा धीरे धीरे, बट कंपोनेंट तो यही रहेगा, तो उसका फंक्शंस तो यही रहने वाला है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। और ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, आप जाके सब जिसको भी देखना है देख सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप उसको जाके एक्सप्लोर कीजिए और चेक कर लीजिए। ठीक है, फास्ट स्टार्ट करके वेबसाइट है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और मैंने मेरा मीटिंग 9:45 के बाद लॉक कर दिया है, अनलॉक नहीं होगा। तो जितने जुड़ गए टाइम पे उतने रहेंगे, बाकी जो निकल गए वो निकल जाएंगे। ओके, सो आपको हमेशा टाइम से जुड़ जाना है और कंटिन्यू करना है मीटिंग को। तो यहाँ पे मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म होता है क्लास। नेक्स्ट वीक आपको और 3-4 वीडियो मिल जाएगा जो आपको सैटरडे के पहले देखना है, और साथ में अगर होमवर्क दिया है तो प्लीज कंप्लीट कीजिए, ताकि मुझे भी मजा आएगा आपके साथ काम करने में और सिखाने का और जोश भी आएगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक आपको लास्ट वेबसाइट बराबर दिखा था, कोई भी एक आंसर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोविंद जी, नितिन जी, हाँ सर दिखा था सर, बराबर था ना? दिखा लोड होने में, हाँ राइट, लोड होने में टाइम लगा था। उसका लिंक मैंने दे दिया है अपना टेलीग्राम ग्रुप में। आप यूज करके एक्सपेरिमेंट, उसमें रेडीमेड सर्किट दिया हुआ है, आपको कुछ भी बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है और समझना है, और जो मैंने सीखा है उसको रिवीजन करना है बस। वहाँ पे आपको रेडीमेड सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आज का क्लास फिर वाइंड अप करते हैं। ओके, सो आई होप किसी का क्वेश्चन नहीं है। नो प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन होगा तो ग्रुप में भी पूछ लीजिए, अगर याद आया तो कोई दिक्कत नहीं है। सो टाइम हो गया है तो मैं मेरा क्लास अभी वाइंड अप करता हूँ। ओके, हैप्पी लर्निंग टू ऑल एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अ प्रेशियस टाइम। थैंक यू। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।